Hello students. So in the previous lecture we were talking about the process of protein synthesis. ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन और अपन ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे थे. ओके, कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए ऑन द मैसेंजर आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन की बातें हो रही थी और ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स देखे थे. देयर वाज इनिशिएशन, देयर वाज इलोंगेशन एंड देयर वाज टर्मिनेशन. ठीक है, सो आज थोड़ी और डिटेलिंग देखेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या चीजें होती है, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. सो विल टॉक अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स. किसकी बात करेंगे? पोस्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट. ठीक है, सो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो थोड़े बहुत प्रोसेसेस होते हैं. देयर इज अ प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग टेकिंग प्लेस, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज कैपिंग टेकिंग प्लेस, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज टेलिंग टेकिंग प्लेस. ठीक है, ये सब प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट मैसेंजर आरएनए रेडी होता है. ये सब प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो if I talk about double stranded DNA, so the double stranded DNA would consist of exons, introns and exons. ठीक है, I only require the introns. I don't need introns. मुझे exons ही चाहिए, तो I have to take out that exon. ठीक है, तो अब क्या बनेगा? So अब जो चीज बनेगी that is going to consist only exon, the protein coding part only. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो चीज हुई that is going to be termed as post transcription events. क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स कहा जाएगा, जिसमें से वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. सो इफ इट इज आस्क्ड कि यार पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स क्या है, तो आप बोलोगे कैपिंग है, टेलिंग है, स्प्लाइसिंग है. ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट्स है. मतलब वंस द डीएनए द इंफॉर्मेशन हैव बीन कॉपीड ऑन द आरएनए. ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज इंक्लूड कर सकता हूँ. ओके, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दिस एज अ मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो चीज अवेलेबल है, जो अपनी बात हुई थी स्प्लिट जीन्स वाली, तो आई हैव टू शो हियर. मुझे यहां क्या दिखाना पड़ेगा? मुझे यहां दिखाना पड़ेगा एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी दी एच आर एन ए, है ना? एच आर एन ए की बात हुई थी अगर आपको याद हो तो. और यहां पे मैं दिखाता हूं डी एस डी एन ए. मैंने डायरेक्टली दिखा दिया यहां पे, बट नाउ विल शो इट एज डी एस डी एन ए. सो यहां पे क्या था? क्लियर है? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट ऑल स्टार्ट्स, पहले तो बनेगा एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए बनने के बाद होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट, जहां पे कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग की बात होगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट प्राइमरी लेवल ट्रांसक्रिप्ट भी इसको कंसिडर किया जा सकता है. डन. सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल नाउ. Now the question arises, why there is a requirement of modification? मुझे टेलिंग क्यों करना पड़ रहा है, कैपिंग क्यों करना पड़ रहा है? ओके, why is the requirement of splicing? तो स्प्लाइसिंग के बारे में तो आपको पता है कि स्प्लाइसिंग में तो आप इस चीज को निकालोगे जो विच इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. ठीक है, तो मैं रब करता हूं. Why splicing is done? स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाए, why splicing is required? तो splicing is done to remove non-coding protein sequence. Splicing is to remove non-coding protein sequence. ठीक है, आप नॉन कोडिंग वाला जो प्रोटीन सीक्वेंस उसको निकाल दोगे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. सो दैट इज स्प्लाइसिंग. ठीक है, और दूसरा कौन सा स्टेप बोला मैंने? कैपिंग एंड
टेलिंग, इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है, कैपिंग एंड टेलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर हुआ है ना, मैसेंजर आरएनए वुड मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के पास जाता है। तो उस प्रोसेस के बीच में या उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कोई एंजाइम अगर उसके साथ रिएक्ट हो गया तो वो मैसेंजर आरएनए को क्या कर देगा, उसको रिएक्ट करके उसको डिग्रेड कर सकता है या उसको ब्रेक कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। You don't want that to happen because the messenger RNA is carrying the genetic information, the protein sequence, जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला। तो अगर बीच में ही मैसेंजर आरएनए खत्म हो गया, डाइजेस्ट हो गया, डिग्रेड हो गया, तो राइबोसोम के पास कुछ आएगा ही नहीं, और राइबोसोम के पास कुछ आया नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। So you don't want any of the enzyme which is present inside the nucleus or which is present inside the cytoplasm to react with the messenger RNA. So capping and tailing is done to prevent reaction, or I can put it as to prevent enzyme attack. Attack in the sense enzyme आके उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ to prevent the enzyme attack. So once the capping has been done, once the tailing has been done, now the messenger RNA can move freely. No enzyme can react with it because the reactive ends, आपको पता है कि दोनों एंड्स पे क्या होगा, रिएक्टिव एंड्स हो गए, वो क्या हो जाएंगे, वो कवर हो जाएंगे। सो कवर अगर हो जाएंगे, वो नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे, तो एंजाइम अटैक नहीं हो पाएगा। So this is the importance of splicing and capping and tailing. ठीक है? So now देखो, so ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और यहाँ पे क्या हुआ है, लेट्स से देयर इज द आरएनए पॉलीमरेज, इस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, इसने क्या बनाया, इसने बना रखा है मैसेंजर आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है यार स्टेप में। ठीक है, क्लियर है? सो दिस एंड इज गोइंग टू बी 5' एंड दिस एंड इज गोइंग टू बी 3' एंड दिस इज व्हाट दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, काम हो रहा है जैसा आपने पढ़ा था, इलोंगेशन हो रहा है या टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनेशन हो गया, चलो ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ये जो बना है, दिस इज द मैसेंजर आरएनए, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक मैं लिखूं, सो दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज डन हियर इज, यहां पे कैपिंग की जाती है। क्या किया जाता है, कैपिंग किया जाता है। कैपिंग में क्या किया जाता है कि इसका जो 5' एंड है, वहां पे किसको ऐड किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसको ऐड किया जाता है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाएगा, दैट इज जीटीपी, दैट इज जीटीपी, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो यहां पे अपन लिखते हैं कैपिंग में क्या किया जाएगा, there is addition of 7 methyl guanosine triphosphate, 7 methyl guanosine triphosphate, दिस इज मिथाइल भी आ गया, जीटीपी के साथ मिथाइल भी है, तो इसे 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट at 5' end of RNA. At the 5' end of RNA क्या किया जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि देयर इज एडिशन किया जा रहा है 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को at the 5' end of the RNA। यहाँ पे ये चीज तो अभी तक अटैच्ड है, ठीक है, और ये प्रोसेस साथ में चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है कैपिंग वाला, तो इस प्रोसेस में कौन सी चीज को यूज किया जा रहा है, कौन से सबस्ट्रेट को यूज किया जा रहा है, अगर पूछेंगे तो सबस्ट्रेट तो मैंने आपको बता दिया, सबस्ट्रेट इज जीटीपी। सबस्ट्रेट कौन है यहाँ पे, दैट इज जीटीपी, दैट इज गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, सो द एंजाइम इज गोइंग टू बी गुआनिल
guanyl transferase, that is the enzyme. ठीक है, समझ में आया? तो जो कैपिंग वाला प्रोसेस है उसमें किया जाता है, तो टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द एंजाइम एट दिस एंड 5' एंड पे यार कोई एंजाइम आके रिएक्ट ना करे, कोई चीज आके अटैच ना हो जाए, इसीलिए 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट आर एडेड एट द 5' एंड ऑफ द आरएनए. ठीक है, सबस्ट्रेट कौन है? तो सबस्ट्रेट, बट ऑब्वियसली यहाँ पे गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट है, और एंजाइम कौन सा काम कर रहा है? दैट इज गुआनिल ट्रांसफरेज. गुआनिल ट्रांसफरेज काम कर रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिंग. अब जब तक कैपिंग होगी, ठीक है, कैपिंग हो रही है उस टाइम पे एक और चीज होगी कि जो आरएनए पॉलीमरेज था वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको याद था अपने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी रो फैक्टर की. किसकी बात करी थी? रो फैक्टर. ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा कि यहां से भी वो हट जाएगा, यहां से भी रो फैक्टर की वजह से आपका पॉलीमरेज भी हट जाएगा और आपका मैसेंजर आरएनए भी यहां से डिटैच हो जाएगा. तो मैं जो दूसरी चीज लिखता हूं, टिल कैपिंग इज कंप्लीट mRNA is also released. Till capping is complete, released from RNAP. आरएनपी भी हट जाएगा और जो मैसेंजर आरएनए है फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो भी वहां से डिटैच हो जाएगा. ठीक है, अब एक और बात आपको याद रखनी फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो जैसे मैंने बोला कि मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अटैच होता है 5' एंड पे, बट फ्रॉम द नीट लेवल अगर आप देखो, ओके, तो आपको एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो फर्स्ट अटैचमेंट है 5' पे वो होता है ट्राइफॉस्फेट का. किसका? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का अटैचमेंट होता है, और फिर जाके मिथाइल अटैच होता है. द फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट अटैचमेंट ऑफ guanosine triphosphate occurs at 5' end. First attachment of guanosine triphosphate occurs at 5' end, okay, and then methyl group is added, and then methyl group is added. ठीक है, तो फर्स्ट जो एडिशन है वो किसका है? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का. इसलिए मैंने सबस्ट्रेट में भी क्या लिखा है? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिखा. भले मैंने बोला कि देयर इज एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो जो फर्स्ट अटैचमेंट होगा 5' एंड पे वो किसका होगा? सो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ गुआनोसाइन जीटीपी ट्राइफॉस्फेट का विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम गुआनिल ट्रांसफरेज. और फिर आएगा मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाएगा. तो ये भी यार यहाँ पे भी तो एंजाइम चाहिए. तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज. क्या बोलेंगे उसे? मिथाइल ट्रांसफरेज. सिंपल एंड इजी. ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइफॉस्फेट कम्स एंड अटैचेस विद द हेल्प ऑफ गुआनिल ट्रांसफरेज, और फिर मिथाइल ग्रुप 5' एंड पे अटैच करेगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज. और यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, दो एंजाइम्स है, ओके, एक है गुआनिल ट्रांसफरेज ये वाली चीज के लिए, और दूसरा है मिथाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, जब तक ये प्रोसेस होगा तो क्या होगा? कैपिंग जब तक चल रहा है तो मैसेंजर आरएनए उस टाइप पे यहाँ से डिटैच भी हो जाएगा. मतलब याला एंड आपने सिक्योर कर दिया. मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ दैट इज 7-methyl guanosine transferase at the 5' end. ठीक है, तो याले एंड पे तो अपन ने लगा दिया 7-methyl guanosine transferase. अब मैंने क्या बोला कि ये भी क्या हो गया? रिलीज हो चुका है, दूसरा एंड भी यहाँ से रिलीज हो चुका है, इसको भी बचाना है एंजाइम से. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब करेंगे टेलिंग. क्या करेंगे? टेलिंग. ठीक है, तो टेलिंग देखते हैं. व्हाट इज टेलिंग? तो आई रब दिस थिंग. इसको मैं रखता हूं यहां पे. ये जो भी स्ट्रक्चर है वी वुड कंसीडर इट एज HNRNA. तो ये स्प्लाइसिंग हुआ नहीं ना अभी तक, स्प्लाइसिंग बाकी है. ये कोडोन्स बना रखे मैंने. ठीक है,
सो नाउ व्हाट इज डन इज टेलिंग। तो ये जो 3' एंड है वहां पे टेलिंग की जाएगी और वहां पे देयर इज एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू। किसे ऐड किया जाएगा? एडिनाइलेट रेसिड्यू को यूज किया जाएगा। ओके सो व्हाट अकर्स इन टेलिंग? सो टेलिंग में देयर इज एडिशन ऑफ एडिनाइलेट रेसिड्यू। Adenylate residue at the 3' end of RNA to prevent it from the attack of the enzyme. So tailing में there is addition of adenylate residue at the 3' end of the RNA. तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं यार सबस्ट्रेट कौन है जो यहाँ पे आके ऐड होने वाला है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट है ATP. द सबस्ट्रेट इज ATP. और एंजाइम कौन है? तो यहां पे जो एंजाइम है दैट इज एडिनाइलेट पॉलीमरेज. दैट इज adenylate polymerase. So adenylate polymerase is going to add the substrate ATP adenylate residue at the 3' end. ठीक है, तो यहां पे क्या किया जाएगा? There is addition of actually 200 to 300. There is addition of at least 200 to 300 adenylate residue at this end. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना तो नहीं दिखा सकते बट आई कैन शो. इसको एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सा. A at the 3' end. At the 3' end. ठीक है, कितना एडिनाइलेट रेसिड्यू मैंने बोला? सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 200 से 300. ऐसे ए आपको पीछे की तरफ दिखेगा एडिनाइलेट रेसिड्यू के. तो दिस इज नोन एज कैपिंग. तो सबस्ट्रेट कौन है? ATP है. एंजाइम कौन है? एडिनाइलेट पॉलीमरेज है. तो आपने अब दोनों एंड्स को क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया. 5' एंड सिक्योर हो गया, ये सिक्योर हो गया. दिस इज टेलिंग, दिस इज टेल, दिस इज कैप. अब क्या होगा? कोई एंजाइम इसको अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसके जो रिएक्टिव एंड्स थे वो रिएक्टिव एंड्स क्या हो चुके? कवर्ड हो चुके. द रिएक्टिव एंड्स हैव बीन कवर्ड नाउ. सो दिस वाज टेलिंग एंड कैपिंग. टेलिंग में क्या किया आपने? टेलिंग में आपने ऐड किया एडिनाइलेट रेसिड्यू 3' एंड पे. कि सबस्ट्रेट क्या था? ATP था. एंजाइम क्या था? एडिनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम था. ठीक है. क्या कैपिंग में क्या किया आपने? तो कैपिंग में आपने ऐड किया किसको? गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को फर्स्ट ऐड किया विद द हेल्प ऑफ गुआनाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, और फिर किसको ऐड किया? फिर आपने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द मैसेंजर RNA. ठीक है, सो अब क्या होगा? तो ये आपने टेलिंग कर दिया, कैपिंग कर दिया. तो अब करना पड़ेगा स्प्लाइसिंग. जो सीक्वेंस था जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करने वाला है, जिसे इंट्रोन्स कहा जाता है, उन इंट्रोन्स को हटाना पड़ेगा. तो I'll write this down now. फिर से बनाते हैं RNA को. फिर से बनाते हैं RNA को. ठीक है, दिस इज 5' एंड, दिस इज 3' एंड. और यहाँ पे क्या लिखा था अपने? 7 मिथाइल GTP है यहाँ पे, और यहाँ पे टेलिंग है 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है? अब आपका यहाँ पे कोड्स है. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा. ये जो मैसेंजर RNA था, इसका फॉर्मेशन हुआ कहां से? दिस इज फाउंड फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस RNA. बट जो मैंने अभी यहाँ पे जो एडिशन हुआ, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हो गया, यहाँ पे जो एडिशन हुआ, उस एडिशन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे तो कोई DNA डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं था क्योंकि DNA से तो RNA अटैच हो चुका है. RNA डिटैच हो चुका है. तो देयर इज नो फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ DNA. सो दिस इज ऑल एंजाइम बेस्ड रिएक्शन. तो जो नया टेलिंग हुआ, जो कैपिंग हुआ, आपको याद रखना है टेलिंग एंड कैपिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द DNA. टेलिंग एंड
capping is dependent on the enzyme. It is the enzyme based reaction. ठीक है, तो अपन लिख देते हैं tailing and capping. Tailing and capping are not dependent on DNA. जैसे RNA का जो फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन DNA, बट टेलिंग एंड कैपिंग जो एडिशन हुआ है यहाँ पे वो तो डिपेंड नहीं करता है DNA के ऊपर. तो आप क्या बोलोगे? इट्स एन एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन. इट इज एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन. ठीक है, और फिर या क्या बोल सकते हैं? इट इज डीएनए इंडिपेंडेंट रिएक्शन. डीएनए यहां पे किस चीज का काम कर रहा था? यहाँ पे डीएनए से जब आरएनए मतलब डीएनए इज वर्किंग एज ए टेम्पलेट. तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, यहाँ पे तो डीएनए की रिक्वायरमेंट हुई नहीं इस चीज को बनाने के लिए. तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दिस इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. दिस इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. तो ये बात आपको याद रखनी है. इतना जो सेगमेंट है इसमें डीएनए ने काम किया एज अ टेम्पलेट, ये डीएनए से बना है. बट ये जो सेगमेंट्स है यहां पे डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं थी. दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन द एंजाइम्स, और एंजाइम्स की मदद से इस चीज का फॉर्मेशन हुआ है. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्प्लाइसिंग. लेट्स मूव टुवर्ड्स दी स्प्लाइसिंग. ठीक है, तो एक सेगमेंट जो मैंने बनाया, अब इसका स्प्लाइसिंग करेंगे. तो लेट्स से दिस इज एक्सोन, दिस इज इंट्रोन, दिस इज एक्सोन, दिस इज इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन, एक्सोन, इंट्रोन. इंट्रोन नहीं चाहिए, इंट्रोन को निकालना है. ठीक है, तो इंट्रोन को निकालने के लिए अब यहाँ पे जो एंजाइम यूज में आता है, ओके, दैट एंजाइम इज नोन एज, यहाँ पे आपने पढ़ा तो कौन सी चीज काम करती है? सो देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. अपन लिखा था एसएनआरएनए हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग. ठीक है, और जो एसएनआरएनए है, द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए अलोंग विद द प्रोटीन, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स. क्या कहा जाता है? स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स. सो यहां पे एक चीज बनती है दैट इज लूप्स. क्या बनेंगे? लूप्स बनेंगे. ई वाला पोर्शन वहां तो लूप की जरूरत नहीं है. यहां पे लूप बनेगा, यहां पे लूप बनेगा, यहां पे लूप बनेगा, यहां पे लूप बनेगा. दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड. ओके, ये ई वाला पोर्शन है जहां पे लूप नहीं बना है, और ये आई वाला पोर्शन है जहां पे वाला कोड अवेलेबल है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहां पे क्या बना? ये लूप बना है. ठीक है, दिस लूप्स आर नोन एज इंट्रोनिक लूप्स. इन लूप्स को क्या कहा जाता है? इंट्रोनिक लूप्स कहा जाता है. या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म दिस एज द फॉर्मेशन ऑफ लैरियाट. दिस इज टर्म्ड एज लैरियाट फॉर्मेशन. क्या कहा जाता है? इसे लैरियाट फॉर्मेशन कहा जाता है. और ये किसकी वजह से हो रहा है? सो दिस इज अकरिंग विद द हेल्प ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है, और यहां पे दूसरी कौन सी चीज है? प्रोटीन. कौन है? प्रोटीन. तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, okay, along with the protein, it is forming what? It is forming a spliceosome complex. It is forming spliceosome complex. ठीक है, which is going to help in the process of splicing. मतलब यहां पे क्या होगा? जैसे लूप बना ना, तो इस लूप के अंदर
की तरफ आपका SNRNA और प्रोटीन आ जाएंगे और क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको, ये जो लूप बना है इसको डाइजेस्ट करना चालू कर देंगे। तो जब उसको डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो लूप डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, हट जाएगा वहां से, और ये आपका जो एक्सॉन वाला पार्ट है वही रह जाएगा, बट एक कट आ जाएगा ना, बिकॉज ये पोर्शन डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो इतना क्लियर है। सो ये जो चीज बनी इसे क्या कहा जाता है, इंट्रोनिक लूप्स कहा जाता है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज दी लेरियार्ड फॉर्मेशन। कौन परफॉर्म करेगा ये प्रोसेस, स्प्लाइसिंग का काम कौन करता है, तो SNRNA करता है along with the protein. So SNRNA along with the protein is going to form a spliceosome complex. It is going to form a spliceosome complex. Simple and easy. ठीक है, so this is splicing. तो अभी आपका जो कॉम्प्लेक्स था स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स, उसने जो इंट्रोन वाला सेक्शन था, नॉन कोडिंग पोर्शन, उसको अब क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, अपन ने कैपिंग और टेलिंग तो कर दिया, अब आप क्या करो, स्प्लाइसिंग कर रहे हो। तो अब क्या होगा, पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स। ठीक है, सो अब दिस इज गोइंग टू बी लाइक ई, फिर ये कट लग गया, फिर ये कट लग गया, फिर ये कट लग गया, और फिर ये है 3' एंड दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड, और यहां पे क्या बचे, ई बचे। तो अब ये तो इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बाइंड देम अप, और बाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, लाइगेस। किसको यूज किया जाता है, लाइगेस को। सो अब यहां पे जो एंजाइम काम करेगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज RNA लाइगेस। क्या होगा, RNA लाइगेस। और RNA लाइगेस क्या करेगा, RNA लाइगेस जितने भी स्ट्रैंड्स इंडिविजुअल जो कट होके बची है उसको एक दूसरे के साथ स्टिक कर देगा। तो जब इंडिविजुअली जो सेगमेंट्स मिले थे वो स्टिक हो जाएंगे, तो दिस वुड टर्न आउट टू बी सिंगल स्ट्रैंड नाउ, जिसके पास सिर्फ क्या होगा, जिसके पास सिर्फ कोडिंग पार्ट होगा। दिस इज 5' एंड, मतलब यहां पे 7 मिथाइल ग्रुप तो होगा ही एट द 5' एंड, और यहां पे टेलिंग भी होगा एट द 3' एंड। ठीक है, बल्कि आपने जितने भी इंट्रॉन्स थे जो काम के नहीं थे वो यहां पे हटा दिए। तो आपको जो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है इंट्रोनिक लूप्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, या फिर लेरिएट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम्स काम करेंगे, तो यहाँ पे एक एंजाइम है SNRNA, ओके, अलॉन्ग विद द प्रोटीन वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो क्या करेगा, इस चीज को खत्म करेगा, इस चीज को यहाँ से डिटैच करेगा। जब डिटैचमेंट हो जाएगा तो गैप्स क्रिएट हो जाएगी, तो अब गैप्स को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग दोस फ्रैगमेंट्स ऑफ RNA क्लोज टू ईच अदर। तो फिर से क्या किया जाएगा, लाइगेज को यूज किया जाएगा। लाइगेज वर्क्स एज अ ग्लू, और वो क्या करेगा, ये जो खाली जगह थी उनको चिपका देगा एक दूसरे के साथ, and this would lead to the formation of the messenger RNA. This is the messenger RNA now, okay? ये complete messenger RNA which is ready for the process of translation, which is ready for the process of translation. समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये ऊपर वाला सेक्शन में हटा देता हूँ। Once वापिस चालू हो गया है। once RNA has undergone, or I'll make it more specific and I'll put it as once hnRNA, ज़्यादा specific लिखते हैं अपन, hnRNA has undergone splicing, cutting and attachment.
Once hnRNA has undergone splicing, cutting and attachment, it is ready for translation. It is ready for translation. ठीक है? We term it as the messenger RNA. Okay? And it is known as मैसेंजर आरएनए. ठीक है? तो डीएनए से सीधा मैसेंजर आरएनए नहीं बन रहा है, काफी सारे स्टेप्स है, तब जाके मैसेंजर आरएनए बनेगा एंड इट इज नाउ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी बातें मैंने अभी यहाँ पे करी, कैपिंग, टेलिंग, स्टिकिंग द एंड्स ऑफ द आरएनए, ये जितना भी प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि इसके बाद मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलेगा. सो every step occurs in nucleus. ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी. कैपिंग कहाँ हो रहा है? तो न्यूक्लियस में हो रहा है. टीलिंग कहाँ हो रहा है? तो न्यूक्लियस में हो रहा है. दोनों एंड्स को चिपकाया कहाँ जा रहा है? तो न्यूक्लियस में हो रहा है. ठीक है? क्लियर है? बट ऑब्वियसली जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था, ओके, ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस कहाँ पे हुआ है? दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस. ठीक है? डन. सो ये जो भी मैंने बात की, दिस वाज इन टर्म्स ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए. जितनी भी बात हुई, कटिंग हुई, स्प्लाइसिंग हुई, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए. ठीक है? तो अगर वी वांट टू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के केस में क्या होगा तो देख लेते हैं. तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास सिर्फ एक्सोन्स होते हैं, सिर्फ एक्सोन्स होते हैं. तो जो प्रोसेस हुआ, स्प्लाइसिंग है, कटिंग है, ओके, वो तो रिक्वायर्ड नहीं होगा यहाँ पे. प्रोकैरियोट डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ this is a very what do you call important difference between a prokaryotic DNA and a eukaryotic DNA. कि यार प्रोकैरियोटिक के पास एक्सोन्स ही है, इंट्रोन्स नहीं है, और यूकैरियोटिक के पास एक्सोन्स भी है, इंट्रोन्स भी, इसीलिए स्प्लाइसिंग, कटिंग करना पड़ रहा है. प्रोकैरियोटिक डीएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली, ओके, मैं यहाँ पे चलो एक्सोन्स के बाजू में लिख देता हूँ, coding sequence, consist of only coding sequence. So splicing and cutting is not performed. Prokaryotic DNA consists of only exons, so that is the coding sequence. So splicing and cutting is not performed. Performed word correct नहीं है, मैं लिखता हूँ it is not required. It is not required. ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब आरएनए रिलीज होता है, कहाँ से? पॉलीमरेज से. फिर से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, फिर से डीएनए बनाते हैं. ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, और यहां से क्या बनाएंगे? यहां से अपना आरएनए निकल रहा है. अब ये जो आरएनए है इसके पास खाली एक्सोन्स है, खाली एक्सोन्स है. तो एज स्प्लाइसिंग एंड कटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, खाली इसके पास एक्सोन्स वाला पोर्शन ही है, तो क्या होता है, ये अभी यहां से बन के निकल ही रहा है. साथ ही साथ में यहां पे क्या हो जाएगा? राइबोसोम आके अटैच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? राइबोसोम आके अटैच हो जाएगा, और वो क्या कर देगा? प्रोटीन सिंथेसिस चालू कर देगा. ठीक है? इट इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अभी तक तो आरएनए बन ही रहा है,
जो एंड आरएनए का बाइंड हो गया है, सॉरी जो एंड 5' एंड, दिस इज 5' एंड, जो 5' एंड बाहर आ चुका है, वहां पर राइबोसोम अटैच करके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चालू ही कर देगा। अपने केस में क्या हो रहा है, यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है, पूरा पहले तो आप स्प्लाइसिंग करोगे, टेलिंग करोगे, कैपिंग करोगे, सब करोगे, फिर जाके आपका राइबोसोम बाइंड होगा। यहां पे राइबोसोम सीधा काम चालू कर देगा। ठीक है, अब यहां पे एक और बात आपको याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके पास ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स द ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसीलिए क्या होगा कि ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, तो जो पूरा के पूरा प्रोसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस इन दी as in prokaryotes. As in prokaryotes, organelles are absent. As in prokaryotes, organelles are absent. The whole process takes place in the cytoplasm of a प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस हो गया कि यार यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोट्स में दो कंपार्टमेंट्स में प्रोसेस होगा। कौन से दो कंपार्टमेंट्स, तो एक है न्यूक्लियस के अंदर और दूसरा कौन सा होगा, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे मैं न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख सकता हूं। ठीक है, न्यूक्लियस वाले उसमें कौन सा प्रोसेस हुआ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया गया। और साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस हुआ, सो ट्रांसलेशन हुआ। राइबोसोम जो था दैट इज अवेलेबल इन दी साइटोप्लाज्म। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उनके पास ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, बट ये वाला जो है राइबोसोम तो प्रेजेंट है, ये तो याद रखना है। बाकी के सब ऑर्गेनल्स एब्सेंट है बट राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम यहां पे भी प्रेजेंट है, बट यहां पे अलोंग विद राइबोसोम देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनल्स एज वेल, बट यहां पे सिर्फ राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में। नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ राइबोसोम के। राइबोसोम क्यों है, क्योंकि बिना राइबोसोम के तो प्रोटीन सिंथेसिस हो ही नहीं सकता। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के पास राइबोसोम नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल के पास अगर राइबोसोम नहीं होता तो वो तो कभी प्रोटीन बना ही नहीं पाता, आया समझ में। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में पूरा प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। क्यों होगा, क्योंकि इट लैक्स दी मेजर ऑर्गेनल्स। बल्कि आप जब यूकैरियोट्स की बात करते हो तो यूकैरियोट्स में प्रोसेस को डिवाइड कर रखा है, किस में, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू ट्रांसक्रिप्शन, it has been divided into two compartments, one is nucleus and another is cytoplasm, ठीक है। सो विल कम बैक टू दिस थिंग अगेन, ओके। तो यहां पे जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, okay, I'll put it as here, I'll write this down first। क्या लिखेंगे, इन प्रोकैरियोट्स द प्रोसेस ऑफ, ये क्या चल रहा था यहां पे, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, और ये यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो मैं लिखूंगा इन प्रोकैरियोट्स, द प्रोसेस ऑफ transcription and translation are coupled, ठीक है।
समझ में आया कि दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दे आर कपल्ड, ठीक है। In prokaryotes, the process of transcription and translation is taking place together. You know the reason why ऐसा हो रहा है, तो पता चल गया ना, क्योंकि स्प्लाइसिंग वो सब नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोसेस होगा कपल में चलेगा। आरएनए अभी तो बन रहा है, ओके, वो डिटैच भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे या एंड पे क्या चालू हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्यों ऐसा, बिकॉज स्प्लाइसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, एंड एवरीथिंग अकर्स इन द सेम कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं इसका रीजन भी लिख देता हूँ, splicing is not required and every step occurs in cytoplasm. Every step occurs in the cytoplasm. ठीक है, समझ में आ गया। So this was the process of transcription. ठीक है, दिस वॉज दी होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से एचएनआरएनए से क्या बनेगा, नॉर्मल मैसेंजर आरएनए बनेगा। प्रोकैरियोट्स में पूरा प्रोसेस कहाँ पे होने वाला है, ओके, किस तरीके से होने वाला है, और यूकैरियोट्स में किस तरीके से होने वाला है, ओके। सो दिस इज वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो क्लियर है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड मूव अहेड, ओके, एंड वी वुड टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक। तो ये जो भी लेक्चर आज अपन लिख रहे हैं ना, उस लेक्चर का यू हैव टू राइट डाउन द डिटेल्स, एंड वंस यू हैव रिटन द डिटेल्स यू नीड टू गिव मी दी नोट्स। क्लियर है। सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यूकैरियोट्स में देयर इज इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। तो इंट्रोन्स और एक्सोन्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, यू नीड टू टेक आउट द इंट्रोन्स आउट। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, ठीक है। स्प्लाइसिंग किसकी मदद से होता है, so splicing is taking place with the help of snRNA, that is small nuclear RNA, and with the help of protein. स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है जो क्या करेगा, स्प्लाइसिंग करेगा। स्प्लाइसिंग होने के बाद आपको दोनों एंड्स को चिपकाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए लाइगेज, ठीक है। उससे पहले आपने क्या किया, उससे पहले आपने टेलिंग और कैपिंग किया। क्यों टेलिंग और कैपिंग करना पड़ता है, सो दैट एंजाइम्स डू नॉट अटैक द मैसेंजर आरएनए। क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है कि यार न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए निकल के जाएगा राइबोसोम के पास, दैट इज गोइंग टू बी वेरी व्हाट यू कॉल प्रोसेस जहाँ पे कोई भी एंजाइम आके अटैक कर सकता है। सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन। सो टू अवॉइड दैट कंडीशन आप क्या करते हो, टेलिंग और कैपिंग करते हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में इस चीज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो सब कुछ कहाँ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म, प्लस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्प्लाइसिंग, क्योंकि द प्रोकैरियोटिक डीएनए ओनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, द कोडिंग पार्ट, दैट इज द एक्सोन्स, ठीक है। सिंपल है, easy है। So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we would be moving ahead and we would be discussing the new topic. So make sure आप जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उनके अच्छे से डायग्राम बनाओ, उनको अच्छे से नोट डाउन करो, and once you have done that आप मुझे व्हाट्सएप कर दो फोटो क्लिक करके। Clear है? So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the new topic. Thank you.